नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार प्रयास केएसजी में। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार प्रयास केएसजी में। तो दोस्तों, क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे रही है? फ्रेंड्स, let me give the clarification whether I am completely audible to all of you, whether there is no hindrance between us. The communication is completely hurdle free. The communication is completely hurdle free. Okay, good evening. Okay, good evening हरिओम जी, डॉक्टर विजेता सिंह जी, आकृति जी, ओके, अवनी सिंह जी, भाव्या अवस्थी जी, श्रेयांश पांडे जी। भाव्या अवस्थी जी, जय हिंद। हरिओम चौरसिया जी, शेर इज बैक। रौनक चौकसे जी, यस द वॉइस इज क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को आप सबकी भैया मुझे एक बात बताइए कि इसमें व्हाई नॉट गेटिंग द कमेंट्स इन दिस। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। शदेश ठाकुर, आवाज मुझे नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके कान में कोई दिक्कत है, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है। आपके कान में जो आपने रुई फंसा रखी है उसको बाहर निकालिए, उसके बाद आपको आवाज आएगी, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, बाकी सब बच्चों ने कह दिया आवाज आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली आवाज आ रही है। दोस्तों, कल हमने ढेर सारे फैक्ट्स डिस्कस किए थे यूनिट 10 से रिलेटेड। आज हम जिस चीज का हमने कल आगाज किया था उससे आगे निकलने वाले थे। कल लेक्चर के एकदम लास्ट में हमने ट्राइबल्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनजातियों का भौगोलिक विस्तार देखना शुरू किया था कि जनजातियों का भौगोलिक विस्तार क्या है। हमारे मध्य प्रदेश शासन ने जनजातियों के अध्ययन हेतु जनजातियों को 4 अलग अलग ट्राइबल बेल्ट्स में या 4 अलग अलग ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल जोन्स में बांटा है। एक एक करके हम उन सारे जनजातीय क्षेत्रों को देखेंगे। वो जनजातीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के किन किन इलाकों में है, किन किन जिलों में है, इनको देखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि वह कौन कौन सी मुख्य जनजातियां हैं जो उन जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कट टू चेस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके एवरीवन। अच्छा, श्रद्धेश को आवाज आ रही है। सारांश श्रीवास्तव जी, ओके, कुछ बच्चों के कान में हमेशा रुई फंसी रहती है तो आवाज उनको नहीं आती है। चलिए देखिए दोस्तों, तो आपके सामने मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है और इसका बड़ा ही प्यारा सा मैप है। ओके, वन सेक। भैया आई एम नॉट गेटिंग द पेन। ये पेन कैसे यूज करेंगे इस स्लाइड में? ओके, what happened? Colors? रेड चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रिजॉल्व द इशू। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आज जनजातियों के भौगोलिक विस्तार पर अपना प्रकाश डालते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। दोस्तों, हम सब जनजातीय अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के बेहतर अध्ययन के लिए, जनजातियों के बेहतर शोध के लिए, उन पर प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, उनकी डेमोग्राफी पर एक बेहतर स्टडी करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को 4 अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में या ट्राइबल बेल्ट्स में बांटा है। आइए हम एक एक करके आपको उन सारे जनजातीय क्षेत्रों में ले चलते हैं जहां पर मध्य प्रदेश की अलग अलग जनजातियां निवासरत हैं। आगे देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमारा जो है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट में। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जो हमारा दोस्तों है, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। ओके, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, जहां पर दोस्तों जहां पर सीधी सिंगरौली, मैं शॉर्ट पे सिंगरौली लिख रहा हूं, सिंगरौली, इसके अलावा उमरिया, सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट आती है। उमरिया,
सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ओके, इसे कहते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। ये जो पूरा का पूरा एरिया है दोस्तों, इसे कहते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। और ये कुछ मुख्य जिले हैं, सीधी, सतना, इसमें रीवा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, रीवा, जो इन जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं, ट्राइबल बेल्ट में आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि यहां पर सबसे मुख्य जनजाति कौन सी निवासरत है, तो हम ये मानेंगे कि सबसे ज्यादा यहां पर कोल जनजाति रहती है। अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कोल जनजाति जो है रहती है। दोस्तों कल हमने अपने लेक्चर के एकदम आखिरी में यह बात डिस्कस की थी कि कोल जनजाति के पास एक विशेष पहचान है, और वो यह पहचान है कि वो मध्य प्रदेश की उन जनजातियों में से शामिल है जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है। तो अगर आपके समक्ष ये प्रश्न आ जाए, अगर आपके समक्ष ये प्रश्न आ जाए कि वह कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो करती है या हिंदू धर्म को मानने वाली है, तो आपका आंसर होगा कोल। इसके पीछे कुछ माइथोलॉजिकल कारण है, कुछ हिस्टोरिकल कारण है, जिनके बारे में कल एक व्यापक चर्चा हमने कल के एग्जाम में, कल के अपने सेशन में की थी। हमने देखा था दोस्तों किस प्रकार से जो कोल जनजाति है वो सतना रीवा के आसपास के इलाकों में फैली हुई है। और सतना यानी चित्रकूट, सतना के पास ही एक जगह है चित्रकूट। चित्रकूट वह इलाका है जहां भगवान राम ने, ओके, चित्रकूट मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थल है, लेकिन यह इसलिए माइथोलॉजिकली बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहां भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा पीरियड स्पेंड किया था, अपने वनवास का एक लंबा पीरियड स्पेंड किया था। चित्रकूट को लेकर और भी अलग अलग प्रकार के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से हमने सिर्फ यही फैक्ट डिस्कस किया। तो दोस्तों चूंकि भगवान राम ने सतना के चित्रकूट में अपना एक लंबा समय, अपने एग्जाइल पीरियड का, अपने वनवास के कार्यकाल का एक लंबा समय चित्रकूट में गुजारा है, ऐसे में भगवान राम का काफी ज्यादा इंटरैक्शन, संबंध कोल जनजाति में हुआ करता था। भगवान राम को वनवास हुआ था, यानी वन में रहते थे, और हमारी कोल जनजाति के लोग भी वन में रहते थे। भगवान राम और शबरी के बीच में वो जो जूठे बेर का किस्सा है, वो आज भी हमारे देश में सामाजिक न्याय के लिए एक मिसाल है। किस प्रकार एक राजा एक शबरी जनजाति, कोल जनजाति की महिला के घर में जाकर उसके जूठे बेर खाता है। दिस इज एक्चुअली one of the best examples of social equality, one of the best examples of social justice in our whole civilizational history। हमारे सभ्यता के इतिहास में सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। दोस्तों शबरी के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि शबरी को कोल अपना वंशज मानते हैं, माता शबरी को कोल अपना वंशज मानते हैं। और हाल ही में हमने यह भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार 24 फरवरी 2023 को, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, 24 फरवरी 2023 को कोल जयंती मनाई गई थी, शबरी जयंती मनाई गई थी, और उसे कोल महाकुंभ भी कहा गया है। शबरी जयंती या कोल महाकुंभ कहा गया है 24 फरवरी 2023। अगर आप रनिंग नोट्स ले रहे हैं तो मेरी बात को जरा कान खोलकर सुनिए। 24 फरवरी 2023 को शबरी जयंती या कोल महाकुंभ का आयोजन सतना जिले में, कहां पर? सतना जिले में किया गया था, राइट। सतना जिले में कहा गया था क्योंकि ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, यहां सबसे ज्यादा जो है वो कोल जनजाति रहती है। अगर दोस्तों हम यहां पर देखें कि यहां पर, अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट यहां पे अनूपपुर भी है, जरा उसको लिखना भूल गए हम लोग, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां से हमारी माता नर्मदा निकलती है। ओके दोस्तों, अगर आप देखिए इस ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट पे किस किस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आपके समक्ष यहां पर 5-6 जिले आ चुके हैं। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जनजातीय मंत्रालय ने, मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग ने मंडला और डिंडोरी को ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में यानी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में इंक्लूड, सम्मिलित नहीं किया है। मंडला और डिंडोरी को साउथ सेंट्रल, ध्यान रखिएगा, मंडला और डिंडोरी को साउथ सेंट्रल, दक्षिणी मध्य, राइट, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में या फिर दक्षिणी मध्य ट्राइबल बेल्ट में रखा गया है, ट्राइबल बेल्ट में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आपके समक्ष अगर प्रश्न आ जाए कि ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं, तो माइंड इट, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट को उसमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। यह पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति वहां पर निवास करती है? तो आंसर होगा वहां आपका कि वहां पर कोल जनजाति निवास करती है, जो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है। ओके, कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी और अनूपपुर तक निवास करती है, ये सारी जनजातियां जो हैं
ये सारे ये सारे इलाकों में जो है कोल जनजाति निवास करती है। अच्छा, अब अगला प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कोल के अलावा और कौन कौन सी जनजातियां जो है यहां पर इस ट्राइबल बेल्ट में निवास करती हैं। तो कोल डेफिनेटली पहली जनजाति हमारी कोल है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और जनजाति निवास करती है जिसे कहते हैं कंवार जनजाति। ओके, कंवार जनजाति यहां पर निवास करती है। कंवार, इसे हिंदी में लिख दूं कंवार, आप सब देखिए, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, कंवार जनजाति जो है दोस्तों यहां पर निवास करती है। दोस्तों कंवार जनजाति भी वही ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के 2-3 अलग अलग जिलों में पाई जाती है, 2-3 जिले अलग अलग पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है। कंवार जनजाति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंवार जनजाति कौरवों को अपना वंशज मानती थी। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, इट इज द कंवार ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश व्हिच लिव्स इन द ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट हु कंसीडर्स कौरव एज देयर एंसेस्टर्स। कौरव यानी दुर्योधन को मुख्यतः वो अपना वंशज मानते हैं, दुर्योधन को मुख्यतः अपना वंशज मानते हैं। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम तीसरी जनजाति के बारे में बात करें तो दोस्तों एक खैरवार जनजाति है। खैरवार जनजाति जो है, खैरवार जो कत्थे का काम करने के लिए मशहूर है, वो भी हमारे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में यानी सीधी रीवा सतना शहडोल वाले इलाके में, अनूपपुर उमरिया वाले इलाके में जो है वो पाई जाती है। दोस्तों खैरवार जनजाति पर प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्था का काम, इंग्लिश में कत्था को कैटैच्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटैच्यू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैटैच्यू के बिजनेस के लिए मशहूर है? तो आंसर होगा आपका कौन सा, क्या आंसर होगा, खैरवार जनजाति। दोस्तों खैरवार जनजाति के बारे में कुछ मिथ भी हैं, राइट। खैरवार जनजाति के बारे में कुछ मिथ भी हैं, यानी कुछ अलग अलग प्रकार के भ्रामक तथ्य, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आपके बुक्स में देखने को मिलती हैं। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि खैरवार जनजाति हमारे इस एरिया में भी पाई जाती है, इस एरिया में पाई जाती है जो कि हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, आंशिक रूप से यह जानकारी सही भी है क्योंकि कुछ मात्रा में खैरवार जनजाति हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में पाए जाते हैं। एक्चुअली में हमारी जो खैरवार जनजाति है वो यूपी बॉर्डर पर, यूपी एमपी बॉर्डर पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स लग रहे हैं वहां पर पाई जाती है। नॉर्दर्न बेल्ट्स पे देखिए, यहां पर हम यूपी बॉर्डर टच कर रहे हैं, वहां पर भी पाई जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न मध्य प्रदेश या ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, यहां पर भी खैरवार जनजाति पाई जाती है। तो यूपी बॉर्डर दोनों इलाकों में पाई जाती है। बट ध्यान रखिएगा, हमारे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुख्यतः खैरवार जनजाति यहां पर पाई जाती है, मुख्यतः। अच्छा, अगर आप यूपी जाएंगे तो यहां पर जो हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के ऊपर, नॉर्दर्न या उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग के ऊपर झांसी, मऊ रानीपुर, जालौन, ये वाला पूरा का पूरा इलाका है, यानी उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, भाई हमारा बुंदेलखंड रीजन तो ये हो गया, पन्ना, सागर, दतिया, ये बुंदेलखंड हो गया। इसके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जहां झांसी, जालौन, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आते हैं, ललितपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो झांसी, ललितपुर वगैरह में भी थोड़ा खैरवार जनजाति पाई गई है उत्तर प्रदेश के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से। तो माना जा सकता है कि झांसी और मऊरानीपुर और ये ललितपुर वाले इलाके से खैरवार जनजाति कुछ समय के लिए हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में माइग्रेट कर गए होंगे। तो ऐसे में हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में भी थोड़ी मात्रा में खैरवार जनजाति पाई जाती है। बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कंवार, कोल और खैरवार जनजाति जो है दोस्तों पाई जाती है। कंवार, कोल और खैरवार जनजाति जो है वो पाई जाती है। अर्पण जैन कह रहे हैं लव फ्रॉम एलएनसीटी। हरिओम चौरसिया कह रहे हैं लव फ्रॉम मिर्जापुर। कालीन भैया, ओके, आप सब थोड़ा सही कमेंट करें, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई वाले, ठीक है। यस, अनु गुप्ता जी ने पूछा है कि अनूपपुर सर क्या इसी बेल्ट में है? यस, अनूपपुर इसी बेल्ट में है माय डियर, इज दैट क्लियर? अनूपपुर को हम इसी बेल्ट में कहते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न जो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट से आ सकता है दोस्तों, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। यदि आपका दिमाग कहीं यहां वहां दिग्भ्रमित हो रहा है, अगर आपने अपनी इंस्टाग्राम में अभी रील्स खोल के रखी हुई हैं, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से जैसे ही मेरी आवाज आपके कानों में पहुंची, आप तुरंत रील्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि मैंने आपसे कल पूछा कि मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी कहां पाई जाती है, तो इसका उत्तर सीधे आप देंगे धार। इज दैट क्लियर? सीधे आप देंगे धार। मैं आपसे पूछूंगा प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत, ट्राइबल परसेंटेज के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर सीधा होगा अलीराजपुर। बट दोस्तों, एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि
अलग अलग बेल्ट्स में वो पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पूछ लिया ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, अगर उन्होंने पूछ लिया ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, आप सीधे पहुंचिए आप पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में। पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में वह कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों की पाई जाती है? आंसर है अनूपपुर। इज दैट क्लियर? लेट मी रिपीट, लेट मी कोट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। राइट, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड which district of eastern tribal belt inhabits maximum tribal population in terms of percentage, answer hai Anuppur. 47.8% of the tribal population of Anuppur is actually tribe, and in the eastern tribal districts, within the eastern tribal districts, Anuppur has the maximum percentage tribal population. So this question might be asked. ओके, अलग अलग बेल्ट्स में जाकर के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी या सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत अलग अलग बेल्ट्स में कहां पर है। तो दोस्तों आप सब अनूपपुर जो है, अनूपपुर के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो आई होप ये ओके तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनूपपुर वह जिला है, ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूं 47.8%। माय डियर फ्रेंड्स, 47.8% की आबादी यहां पर जनजातीय आबादी है। 47.8% की जो आबादी है अनूपपुर की वह जनजातीय आबादी है, और इस पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी प्रतिशत और जनसंख्या दोनों के आधार पर जो है वो अनूपपुर है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई होप इट्स क्लियर। तो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में दोस्तों हमने ये बात अच्छे से कर ली। अच्छा, अब ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में दोस्तों अगर हम कुछ और बात करें, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में कुछ और बात करें, तो यदि आपसे पूछ लिया गया, सपोज करिए यदि आपसे पूछ लिया गया कि सारे ट्राइबल बेल्ट्स में जितने भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, हमारा ये वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, अभी हम देखेंगे। ओके, हमारा ये वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, इसको हम लोग ओके, ये हमारा जो दोस्तों वेस्टर्न क्या हो रहा है ये, चलिए दोस्तों हम कुछ फैक्ट से बात करते हैं। दोस्तों अगर ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, आइए। ओके, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में दोस्तों सबसे कुछ बातें देखने की कोशिश करते हैं। पूरे प्रदेश की, ठीक, पूरे जो हमारा मध्य कह सकते हैं 14%, ध्यान रखिएगा, पूरे मध्य प्रदेश की 14% ट्राइबल पॉपुलेशन, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, 14% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। दोस्तों यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि जरा चारों ट्राइबल बेल्ट्स को, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जहां पर आपका अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट और नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट, इन चारों ट्राइबल बेल्ट्स को जनजातीय जनसंख्या यानी ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो तो यह भी एक नया प्रश्न अराइज हो सकता है। दोस्तों इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे कि किस प्रकार के नए और इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं और मेरी टीम पिछले 10 दिन से, जब से ये कोर्स शुरू होने वाला था, पिछले 10 दिन से काफी ज्यादा सर खपा रहे थे, अपने इस रिसर्च में, शोध में लगे हुए थे कि कैसे कुछ नए क्वेश्चंस इस पूरे के पूरे टॉपिक पे बन सकते हैं, क्योंकि टॉपिक नया ऐड हुआ है, बच्चों के पास ज्यादा PYQs नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, बेंचमार्क नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पिछले 10 दिन से हमने बहुत सारे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहां से कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसी कड़ी में एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि चारों अगर ट्राइबल बेल्ट्स दे दिया जाए, चारों ट्राइबल बेल्ट्स दे दिए जाएं और पूछे जाएं कि जरा इनको पॉपुलेशन के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो जरा इस आंकड़े को आप जरा गौर से सुनते रहिएगा।
Is that clear? Okay दोस्तों, तो 14% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है पूरे मध्य प्रदेश की 14% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इस इलाके में रहती है और ये तीसरे नंबर पर आता है चारों ट्राइबल बेल्ट्स पे जनसंख्या के आधार पर। डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों वो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में रहती है। झाबुआ, अलीराजपुर, ओके, झाबुआ जिसपे हम अभी आएंगे थोड़ी देर से, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, वहां पर लगभग मध्य प्रदेश की 39% ट्राइबल आबादी रहती है उन 5-6 जिलों में। रतलाम को भी पकड़ लीजिए आप, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इस पूरे के पूरे जो हमारा वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है इसमें करीब 39% जनजातीय आबादी पाई जाती है। तो पहले स्थान पर वह है। दूसरे स्थान पर हमारा दोस्तों साउथ सेंट्रल बेल्ट होगा। ओके, दूसरे स्थान पर हमारा जो ये वाला बेल्ट है, दूसरे स्थान पर हमारा जो ये वाला बेल्ट है दोस्तों, ये वाला जो बेल्ट है, ओके, ये वाला बेल्ट है जिसे आप साउथ सेंट्रल बेल्ट कहते हैं, जिसे आप साउथ सेंट्रल बेल्ट कहते हैं। ये साउथ सेंट्रल बेल्ट जिसे कहते हैं, इसमें करीब 33% आबादी निवास करती है। इज दैट क्लियर? इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये वाला जो पूरा एरिया आता है जिसे आप साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, इसमें करीब दोस्तों 33% जनजातीय आबादी जो है वो निवास करती है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर दोस्तों आपका है वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। पहले स्थान पर आपका वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है। दूसरे स्थान पर आपका साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, जो कि ये रीजन है साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, नर्मदा नदी के नीचे। ओके, नर्मदा नदी के थोड़ा सा नीचे जो है वो साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, जिसमें आपके छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा दोस्तों ये जो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर 14% की आबादी जो है वो निवास करती है। आइए दोस्तों कुछ और तथ्य को देखते हैं। ओके, तो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आप देख सकते हैं अनूपपुर नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, यहां पर कोल, कंवार, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स, दो ट्राइब्स पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, इसके अलावा यहां पर खैरवार जनजाति भी पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर पाओ जनजाति भी पाई जाती है, PAO, पाओ जनजाति भी दोस्तों यहां पाई जाती है। पाओ जनजाति से संबंधित वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। पाओ जनजाति मध्य प्रदेश की वो जनजाति है जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया जाता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि पाओ जनजाति दोस्तों वह जनजाति है जो मध्य प्रदेश की वह ट्राइब है जहां सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां पर सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का है, ट्राइबल सेक्स रेशियो, ओवरऑल और ट्राइबल दोनों, तो आपका आंसर डेफिनेटली नेचुरली होगा बालाघाट। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाओ जनजाति बालाघाट में निवास नहीं करती। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, पाओ जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में निवास नहीं करती। बालाघाट जिला वही जिला है जहां सबसे अच्छा लिंग अनुपात पाया जाता है, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो पाया जाता है। लेकिन बावजूद उसके वह ट्राइब जो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो रखती है वो बालाघाट में नहीं, वो ईस्टर्न, वो कह सकते हैं सीधी, जो हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है, जो हमारा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है उसके ऊपर वाले इलाके में पाई जाती है, उसके ऊपर वाले इलाके में पाई जाती है, उसके ऊपर वाले इलाके में जो है वो पाई जाती है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? उसके ऊपर वाले इलाके में पाई जाती है। जो सफल चौक से तुम अपना कमेंट बंद करो, वरना तुम्हारा मैं कमेंट ब्लॉक कराता हूं अभी, ठीक है ना? मुझे डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज मेरा स्क्रीन पर अभी जो है बार बार दिमाग जा रहा है। मुझे लगा कोई डाउट पूछा आपने, ठीक? प्लीज स्टॉप दिस रबिश कमेंट्स। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। एक बार आपका प्यार मिल गया, ठीक है, एक बार आपका प्यार मिल गया, अब आप लोग थोड़ा प्यार दिखाना बंद करिए और लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है? ओके, 14% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, कोल और कंवार यहां पाई जाती है, खैरवार पाई जाती है, पाओ जनजाति भी यहां पाई जाती है, पाओ जनजाति भी दोस्तों यहां पर पाई जाती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है, मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा उस जनजाति पर दोस्तों। एक यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है और वो है, अरे यार भैया क्या लगा दिया आपने इसको, थोड़ा सा चेंज करिए। स्ट्रीम हो गया?
नमस्कार दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हमारी 5 मिनट की क्लास में एक थोड़ा सा विलंब हो गया था। मैं माफी चाहता हूं आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। मैं एक बार फिर से क्लास को रिज्यूम कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया था क्लास ब्रेक में जाने से पहले दोस्तों डिस्कस किया था कि हमने ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जो है वो मध्य प्रदेश का किन किन जिलों से मिलकर बना है और वह कौन सा ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या जो है वो निवास करती है। दोस्तों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में है वह यह है कि ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जो है वो सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइबल बेल्ट है हमारे पूरे मध्य प्रदेश का। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, जरा गौर से इस तथ्य को सुनिए। Out of all the four tribal belt, Eastern tribal belt is the most literate tribal belt. Eastern tribal belt is the most literate tribal belt of मध्य प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। Is that clear? Okay? बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, बालाघाट जो कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला, ट्राइबल सेक्स रेशियो वाला और ओवरऑल सेक्स रेशियो वाला जिला है, वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में नहीं आता। तो दोस्तों, आइए हम ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट को कम करके आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई थी दोस्तों, एक चीज जरा गौर करिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। ओके, वो है पनिका ट्राइब्स। पनिका ट्राइब्स आपकी स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों। पनिका ट्राइब्स की अगर हम बात करें, पनिका ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पनिका ट्राइब्स जो है, ध्यान रखिएगा, पनिका जनजाति आपके स्क्रीन पर, पनिका जनजाति जो है, डॉक्टर विजेता सिंह पूछ रही है सर प्लीज पाओ ट्राइब का मेन जनजाति बता दीजिए। दोस्तों, डॉक्टर विजेता सिंह जी, मेरी बात आप जरा गौर से सुनिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर कर रहा हूं। पाओ जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। यह जनजाति जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में काफी कम सिग्निफिकेंट है। पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलस ट्राइब नहीं है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा इस ट्राइब की मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ज्यादातर इस ट्राइब की जनसंख्या जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के बाहर पाई जाती है, यानी करीब करीब आप मान सकते हैं छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पर यह ट्राइब मुख्यतः पाई जाती है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स जो है मुख्यतः 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये काफी ज्यादा स्प्रेड है। ओके, काफी ज्यादा स्प्रेड है, 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के हैं। अगर आप बोलेंगे लोकलाइज्ड किस जिले में है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, जनजातीय विभाग की ओर से अभी तक नहीं आया है। इज दैट क्लियर? वहां पर जो तथ्य पेश किया गया है वह यह पेश किया गया है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में मुख्यतः छत्तीसगढ़ की सीमा पर सटे हुए उन जिलों में पाई जाती है जहां पर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आप अगर पकड़ सकते हैं पाओ ट्राइब कहां पाई जाती है, सीधी से लेकर अनूपपुर तक वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है वहां पर पाई जाती है। आई होप डॉक्टर विजेता सिंह यू गॉट योर आंसर। इज दैट क्लियर? बट हां, पाओ ट्राइब से संबंधित सिर्फ आपको एक ही तथ्य याद रखना है कि यह वह ट्राइब है जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पनिका ट्राइब्स के बारे में। दोस्तों, पनिका ट्राइब भी ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, और आपको मैं बताऊं, पनिका ट्राइब ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के सिर्फ एक जिले में पाई जाती है और वो जिला है सीधी। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, पनिका ट्राइब्स आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पनिका ट्राइब्स दोस्तों मध्य प्रदेश के सिर्फ एक ही जिले में पाई जाती है और वह जिला है हमारा सीधी। पनिका ट्राइब्स के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हम बात करते हैं। ओके, कोई और डाउट आपके हो तो पूछ लीजिए, जैसा डॉक्टर विजेता ने पूछा। कोई और प्रश्न हो आपके तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं पनिका ट्राइब्स के बारे में। तो दोस्तों, पनिका ट्राइब्स जो है वो मध्य प्रदेश के सिर्फ एक ही जिले में पाई जाती है और वह जिला है सीधी। पनिका ट्राइब के बारे में 2-3 तथ्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी हैं। पहला, मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कैसा बन सकता है पनिका ट्राइब के ऊपर। मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो कबीर को अपना वंशज मानती है। कबीर का मतलब कबीर सिंह, एंग्री मैन कबीर सिंह नहीं है। ओके,
वाऊ वाऊ वाऊ, वो कबीर सिंह नहीं। कबीर का मतलब वो संत कबीर की बात मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो कबीर को अपना वंशज मानती है? आंसर होगा पनिका। इज दैट क्लियर? आंसर होगा पनिका। और जैसा कि मैंने कहा, पनिका ट्राइब ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में, और ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में भी सीधी जिले में पाई जाती है, थोड़ा बहुत सिंगरौली जिले में पाई जाती है। आपको तो पता ही है कि 2008 से पहले सीधी और सिंगरौली लगभग सीधी और सिंगरौली एक ही जिला हुआ करते थे। 2008 के बाद जो है वो अलग अलग जिले बन गए। तो सीधी और कुछ पनिका ट्राइब्स थोड़ी बहुत सिंगरौली में भी पाई जाती है। तो दूसरा तथ्य जो इंपॉर्टेंट है पनिका ट्राइब्स के बारे में वो ये कि पनिका ट्राइब अपने आप को कबीर का वंशज मानती है। तीसरा प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है, राइट, जो अपने आप को वीविंग के लिए मशहूर है? Which of the tribes of मध्य प्रदेश is famous for weaving? ओके, क्योंकि आपको पता है जुलाहा, कबीर को जुलाहा कहा जाता है, राइट, वो वीविंग वाले काम के लिए मशहूर थे। कबीर का कर्म स्थली कौन सी है दोस्तों? बनारस। जन्म और कर्म दोनों स्थली जो है बनारस है। तो कबीर एक जुलाहे परिवार में, राइट, जुलाहे परिवार में पैदा तो शायद पता नहीं कहां हुए, बट हाँ उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो जुलाहे परिवार में हुई। ओके, जो वीविंग का टास्क परफॉर्म किया करता था। ओके, वीविंग का टास्क परफॉर्म किया करता था। तो अगर प्रश्न ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इज एक्चुअली अ वीवर ट्राइब? वीविंग का काम करते थे, तो आंसर होगा आपका पनिका। तो दोस्तों पनिका के बारे में 3 तथ्य महत्वपूर्ण है। पनिका ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में, दूसरा सीधी जिले में लोकलाइज्ड है, थोड़ा बहुत सिंगरौली में भी पाई जाती है, और तीसरा कबीर को अपना वंशज मानते हैं, और चौथा दोस्तों वो ये है कि ये मध्य प्रदेश की वह ट्राइब है, राइट, जो जुलाहा समुदाय से या वीविंग कम्युनिटी से आती है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वीविंग का मतलब होता है, राइट, टेक्सटाइल वीविंग, कपड़े की बुनाई कढ़ाई। ओके, बुनकरों का जो एक वो होता है, काम होता है, उसे वीविंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसे वीविंग कहते हैं। बुनकरों का कार्य जो होता है उसे वीविंग कहते हैं। दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको कोल, कंवार, सिंगरौली, सीधी, ओके, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। पनिका, अब मुझे लगता नहीं इससे ऊपर यहां से कोई किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम दोस्तों इसके बाद वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में चलते हैं। दोस्तों वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, ये जो इलाका है, ओके, अगर हम बात करें वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की, तो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये वाला इलाका है दोस्तों, ये वाला इलाका वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहलाता है। ये वाला पूरा जो इलाका है इसे वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहते हैं। जो धार, झाबुआ, बड़वानी वाला इलाका है इसे वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है। ओके, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जो है वो कहा जाता है धार, झाबुआ, बड़वानी वाला जो इलाका है। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं, अगर हम बात करें धार, झाबुआ, बड़वानी में, राइट, ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो पूरा इलाका है ये वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट आता है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें मुख्यतः जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें सबसे पहले रतलाम, ओके, इसमें झाबुआ आ जाता है, इसमें धार भी आता है जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इसमें बड़वानी भी आता है, राइट, इसमें बड़वानी भी आता है, और इसमें आपका धार, अलीराजपुर भी इसी ट्राइबल बेल्ट में आता है। अलीराजपुर भी जो है वो इसी ट्राइबल बेल्ट में आता है। और इस यहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, करीब 39%। ओके, करीब 37 से 39%, 37 से अगर हम बात करें दोस्तों ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की, ओके, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में करीब 37 to 39%, ओके, 37 to 39% जो मध्य प्रदेश की कुल आबादी है वो निवास करती है। इस प्रकार से वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के पास जो टैग है वो ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाला जनसंख्या क्षेत्र वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहलाता है। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है यहां पर कौन सी ट्राइब सबसे ज्यादा रहती है, वही ट्राइब जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि आंसर है भील। इज दैट क्लियर? 37 to 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। और ध्यान रखिएगा ये 37 to 39% जो है ये ज्यादातर भीलों की ही आबादी है। इज दैट क्लियर? मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, ये 37 to 39% की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, ये मुख्यतः भील ही है और उसकी उपजातियां हैं। भील और उसकी जो उपजातियां हैं, चाहे वो भिलाला हो गई, चाहे वो पटेलिया हो गई, उमड़ी भील, तड़वी भील, ओके, उमासा भील, अलग अलग प्रकार की जो भीलों की उपशाखाएं हैं या उपजातियां हैं वो इस वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में रहती हैं। इज दैट क्लियर? तो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट पे सबसे पहला प्रश्न, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं? रतलाम,
रतलाम, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और हाँ, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। धार, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये करीब करीब 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी यानी ट्राइबल पॉपुलेशन इसी जिले में निवास करती है। कितनी? 37 to 39% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। आपको याद होगा जब हमने ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट अभी कुछ मिनट्स पहले पढ़ा था तो वहां पर सिर्फ 14% की आबादी निवास करती है। कितनी? 14% की। आउट ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश ओनली 14% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। सीधी और रीवा वाला। लेकिन अगर वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात करें तो 37 to 39% की जो आबादी है वो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। दोस्तों, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में हमने देखा था कि सबसे बड़ी ट्राइब जो थी वो कोल थी। सबसे बड़ी ट्राइब कोल थी, लेकिन कोल के अलावा भी कुछ छोटी जनजातियां वहां पाई जाती थी, जैसे कंवार हो गई, जैसे आपका कंवार हो गई, पाओ हो गई और इसके अलावा पदिका हो गई। तो कुछ छोटी जनजातियां भी पाई जाती थी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात करें तो यहां पर सिर्फ भील ही पाए जाते हैं या भीलों से ही निकली हुई उनकी उपशाखाएं या सब ट्राइब्स जो है इन पूरे के पूरे इलाकों में पाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे बड़ा ट्राइबल बेल्ट और सबसे ज्यादा भील जो है यहां पाए, जो भील है यहां की मुख्य ट्राइब है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जिस प्रकार मैंने आपसे वहां पर प्रश्न पूछा था कि सर ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में, आप ईस्टर्न पे आ जाइए जरा आप लोग, अब आप लोग जरा फिर से अपना ध्यान ईस्टर्न की तरफ ले आइए। जब मैंने आप सबसे कहा था कि ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में वह उस जिले का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर दोनों रहती है, राइट? तो आपने कहा था कि अनूपपुर। सर, अनूपपुर वह जिला है ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में जहां प्रतिशत के आधार पर और आबादी के आधार पर यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या निवासरत है। ओके, अब हम आते हैं वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया भाई, यहां पर धार है। इज दैट क्लियर? यहां पर धार और अलीराजपुर दोनों है जो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। धार ऑफ कोर्स इज अ डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल पॉपुलेशन में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है, और दूसरा अलीराजपुर जो पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है। तो धार और अलीराजपुर दो वह जिले हैं जो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आते हैं, जो यहां पर हाईएस्ट है। ना केवल वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में हाईएस्ट है बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में ये नंबर 1 पर है पॉपुलेशन वाइज और परसेंटेज वाइज। तो दोस्तों, आप सबको पता चल चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हैं अलीराजपुर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 89% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है। झाबुआ वह डिस्ट्रिक्ट है जहां पर करीब करीब 87% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है। बड़वानी वह जिला है जहां पर 70% ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है। और धार, राइट, धार वह जिला है जहां 50% की जो आबादी है वो जनजातीय आबादी है। तो आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा दोस्तों, अभी हम भील ट्राइब्स के बारे में अलग से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ जर्नी टू ऑप्टिमिज्म। सर आप LNCT से हो ना? अरे ठीक है, मैं अभी पर्सनली बात करते हैं अलग से। अभी आप लोग कोर्स की बात कीजिए ना। अपन ना, मैं आई विल टॉक टू अपूर सर। मैं एक रैंडम एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें सिर्फ हम गप्पे मारेंगे। ओके, मैं यहां आऊंगा और 1 घंटे सिर्फ हम गप्पे मारेंगे। बिल्कुल अपने बारे में बताऊंगा, मैं कहां से हूं, गांव का कौन सा है, खेड़ा कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, नाम मेरा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। बट अभी हम सब सेशन पे कंसंट्रेट कर लें माय डियर फ्रेंड्स। मेरी आपसे बहुत बड़ी विनती है। इज दैट क्लियर? बहुत बड़ी विनती है। तो प्लीज आप सब जरा कंसंट्रेट करें। सर इतनी एनर्जी कैसे? भाई पढ़ ले यार, जर्नी टू ऑप्टिमिज्म। चलिए दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आइए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कर चुके हैं, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं भील, राइट, भील, भिलाला, पटेलिया। अच्छा ध्यान रखिएगा दोस्तों, भील, भिलाला, पटेलिया, तड़वी, रथिया, उमड़ी, पावरा, बसरा, ये देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे। अलग अलग किताबों में ये लिखा होगा कि यहां पे कौन, अलग अलग किताबों में, मैं अपनी बात को जरा फिर से बोल रहा हूं और आप कान खोलकर सुनिए पूरे कॉशन के साथ।
अलग अलग किताबों में यह बात मेंशन है कि यहां पर अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे भील, भिलाला, पटेलिया, तड़वी, रथिया, उमड़ी, पवारा और ये आपका बसावा। दोस्तों ये जो अलग अलग ट्राइब्स हैं ये एक्चुअली में भील की ही सब ट्राइब्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां मुख्यतः कौन सी ट्राइब रहती है तो भील ही है। इसके अलावा ये इसकी सब ट्राइब्स हैं भिलाला, पटेलिया, तड़वी, रथिया, उमड़ी, रावना और बसावा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये पवारा और बसावा ये जो ट्राइब्स हैं आखिरी में लिखी हुई है पवारा और बसावा, ये ऑल्दो भील की सब ट्राइब्स हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। ओके, जैसा कि आप सबको पता है भील हमारे झाबुआ और अलीराजपुर यानी गुजरात बॉर्डर वाले इलाके पर पाए जाते हैं। तो भारी संख्या में भील जो है वो राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात दोनों ही स्टेट्स पे पाए जाते हैं। तो ये आखिरी की जो दो ट्राइब्स हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पवारा कभी ऑप्शन में आ गया, पवारा और बसावा ये दो वो जनजातियां हैं जो भीलों की उपजातियां तो हैं, उप जनजातियां तो हैं जिनके बारे में हम भील में और डिटेल में देखेंगे जब हम भील पढ़ेंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश में पाई नहीं जाती। तो कुल मिला के द क्रक्स ऑफ द मैटर इज भील इज एक्चुअली द मेजर ट्राइब विच इज प्रीडोमिनेंटली लिविंग इन द वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आइए आगे चलते हैं। तो आई होप ये हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नॉर्थ ट्राइबल रीजन पर, जिसे आप नॉर्थ ट्राइबल रीजन कहते हैं। नॉर्थ ट्राइबल रीजन कौन सा है? नॉर्थ ट्राइबल रीजन अगर हम बात करें दोस्तों तो नॉर्थ ट्राइबल रीजन जो है हमारा ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, भिंड, मुरैना, राइट, भिंड, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, ओके, ये शिवपुरी, श्योपुर, ये सारा का सारा जो इलाका है, ग्वालियर, ओके, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये सारा का सारा जो इलाका है दोस्तों ये नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट में आता है। किसमें आता है? नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट में आता है। दोस्तों मैंने आप सबसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम सारे ट्राइबल बेल्ट्स को पॉपुलेशन के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी जो पाई जाती है वो वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। अभी अभी हमने सीखा सबसे कम जो ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है दोस्तों वो हमारी नॉर्थ ट्राइबल रीजन में पाई जाती है। सबसे कम जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नॉर्थ ट्राइबल रीजन में जो है वो पाई जाती है। इज दैट क्लियर? जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे कम जनजातीय जनसंख्या का निवास है। अच्छा, अब यहां पर हम बात करें यहां पर मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है तो यहां पर जो सबसे मेन ट्राइब पाई जाती है दोस्तों वो है सहारिया। ओके, यहां पर सबसे ज्यादा जो मुख्य जनजाति पाई जाती है वो है सहारिया। दोस्तों सहारिया मुख्यतः जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। सहारिया मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। वहां का एक जंगल है शब्दबाग जंगल, ओके, वहां से ये सहारिया निकल करके हमारे कुछ नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के इलाकों में रह रहे हैं जिसमें श्योपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहारिया ऑल्दो यद्यपि सहारिया मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न इलाकों में और करीब करीब 3 से 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती हैं, चाहे वो श्योपुर हो, शिवपुरी हो और कुछ हद तक ग्वालियर में भी पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सहारिया ट्राइब्स आउट ऑफ ऑल द नॉर्दर्न मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा सहारिया की जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों वो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सहारिया ट्राइब्स के बारे में कुछ और बातें मैं आपको प्राइमरीली प्राथमिक तौर पर बता दूं। सहारिया ट्राइब के बारे में एक डिटेल चर्चा आने वाले लेक्चर्स में होगी। दोस्तों सहारिया ट्राइब मध्य प्रदेश की सभी 43 जनजातियों में, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, सहारिया ट्राइब मध्य प्रदेश की सभी 43 जनजातियों में सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति है। Out of all the 43 tribes of Madhya Pradesh, Saharia is the most malnourished tribe. सहारिया इज द मोस्ट मालनरिश्ड ट्राइब। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जो है वो पीवीटीजीज में यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में पाई जाती हैं। ओके, उसमें से एक सहारिया है। 2 कौन सी है? बैगा और भारिया। उस पर चर्चा भी थोड़ी देर के बाद हम करेंगे। उस पर चर्चा हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः सबसे ज्यादा सहारिया लोकलाइज हैं श्योपुर में, श्योपुर जिले में, और सबसे ज्यादा माल नरिशमेंट यानी कुपोषण का शिकार यदि कोई हमारी जनजाति है तो वो है सहारिया। दोस्तों श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथियोपिया भी कहा जाता है।
श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथियोपिया भी कहा जाता है, क्योंकि सहारिया जो कि सबसे ज्यादा कुपोषित जनसंख्या है, सबसे ज्यादा कुपोषित जनसंख्या है, वो श्योपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इथियोपिया जो अफ्रीका का एक देश है, वो माल नरिशमेंट यानी कुपोषण के पैमानों पर, माल नरिशमेंट के इंडिकेटर्स पर या उसके हेल्थ पैरामीटर्स पर काफी निचले पायदान पर, काफी लो रैंकिंग पर पाया जाता है, राइट। यानी उसकी माल न्यूरिशमेंट के हेल्थ के इंडिकेटर्स में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, और श्योपुर का और सहारिया का भी बहुत खराब रिकॉर्ड है। तो हमने ये एनालॉजी जो है ड्रॉ की है और कहा गया है श्योपुर को मध्य प्रदेश की इथियोपिया। ऐसा कुछ मॉक्स में क्वेश्चन आए हैं, कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऐसे प्रश्न हैं, तो आप सबको मैंने ये बताना उचित समझा। ओके, सहारिया सबसे कुपोषित है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि खैरवार जनजाति जो है, खैरवार जनजाति, कुछ किताबें कहती हैं कि मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती हैं। आपको आराम से पढ़ने को मिल जाएगा। तो मेरे तरफ से जो कॉन्क्लूसिव बात है खैरवार जनजाति को लेकर, वो कॉन्क्लूसिव बात यह है कि यूपी बॉर्डर पर, चाहे वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश का हो चाहे वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का हो, खैरवार जनजाति जो है वो पाई जाती है। लेकिन ज्यादा खैरवार जनजाति जो है वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। इसके अलावा ग्वालियर और ये वाला जो रीजन है हमारा नॉर्दर्न मध्य प्रदेश वाला, यहां पर भी खैरवार जो कत्थे की खेती के लिए मशहूर है, कैटेच्यू कल्टीवेशन के लिए फेमस है, वो वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जनजाति पाई जाती है जो बड़ी छोटी जनजाति है, जिसे आप हिंदी में माइनर ट्राइब्स कहते हैं। दोस्तों अभी हम लोग लेक्चर जो ले रहे हैं वो मेजर ट्राइब्स का ले रहे हैं। आखिरी में हम कुछ माइनर ट्राइब्स भी कर लेंगे, माइनर ट्राइब्स का लोकेशन कर लेंगे। अभी अगर मैंने माइनर ट्राइब्स आपको बता दिए, राइट, तो हो सकता है वो इतने इंपॉर्टेंट ना हो और आपको बिना मतलब का काम बढ़ जाए। तो पहले हम सारे इंपॉर्टेंट टास्क को करेंगे। माइनर ट्राइब्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब सारे मेजर ट्राइब्स, उनके कल्चरल एस्पेक्ट, फेस्टिव एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, सारी चीजों के बारे में हम जब चर्चा कर चुके होंगे, तब आखिरी में एक ज्योग्राफिकल लोकेशन माइनर ट्राइब्स का भी देख लेंगे। बट सौर जनजाति, ध्यान रखिएगा, सौर, अच्छा दोस्तों, सौर जनजाति अलग है और सौता जनजाति जो है वो अलग है। सौता जनजाति, याद करिए, मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है, जिसका जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। सौर का सबसे कम और पाओ का सबसे ज्यादा। ओके, पाओ का सबसे ज्यादा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सौता है, ये सौर है। ध्यान रखिएगा दोनों ट्राइब्स में अलग अलग हैं, तो ऐसे नाम जो है हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, और एग्जाम में ऑप्शंस में अगर आ जाएं तो ऐसी खिचड़ी पकती है कि हम गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, सौता जनजाति वह जनजाति है, सौता जनजाति दोस्तों वह जनजाति है जिसमें सबसे लीस्ट सेक्स रेशियो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वो सोती ही रहती है। इज दैट क्लियर? सोती ही रहती है, इसलिए उसकी जो है वो उसका सबसे लीस्ट सेक्स रेशियो है। लेकिन सौर जनजाति, ध्यान रखिएगा, सौर ये जो है ये हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? सौर जनजाति जो है दोस्तों ये नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, सौर जनजाति को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सौर मतलब सौर ऊर्जा, सौर मतलब सौर ऊर्जा। और आपको तो पता है हमारे चंबल के लोग जो हैं वो कितने ऊर्जावान होते हैं। चंबल के लोगों के पास कुछ हो चाहे ना हो, ऊर्जा इतनी होती है कि पूछो मत। ऊर्जा तो इतनी होती है कि पूरे देश में अगर सारे चंबल के लोग इकट्ठे हो जाएं तो कभी भी आग लगा सकते हैं। वो खतरनाक चंबल के लोग होते हैं। तो आप याद करने के परिप्रेक्ष्य से याद कर लीजिए कि सौर जो है हमारे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले इलाकों में पाई जाती है। सौर ऊर्जा, चंबल के लोगों की ऊर्जा, ऐसे रिलेट करके आप चीजों को याद कर लीजिए। इज दैट क्लियर? ठीक, यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप सब मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सेंट्रल साउदर्न बेल्ट पर। ओके, सेंट्रल साउदर्न बेल्ट पर आते हैं। हम आते हैं सेंट्रल साउदर्न बेल्ट, जो कि हमारा मध्य दक्षिणी बेल्ट है। मध्य दक्षिणी बेल्ट है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में आप सबसे क्वेश्चन फ्रेम किया था, और वो क्वेश्चन ये फ्रेम किया था कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, जनसंख्या के बढ़ते हुए या घटते हुए अनुपात में लगाने की कोशिश करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में, ओके।
उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलस ट्राइबल बेल्ट है वो है दक्षिणी मध्य, या फिर इसे हम कहते हैं सेंट्रल साउथ बेल्ट। ओके, सेंट्रल साउथ बेल्ट, जिसके बारे में अभी अभी मैंने कहा था, नर्मदा नदी के नीचे, नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत के आसपास का जो ट्राइबल बेल्ट है, जिसमें खंडवा डिस्ट्रिक्ट आती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट आती है, हरदा, होशंगाबाद, कुछ हद तक थोड़ा बहुत भोपाल, और ये जो, और यहां से होते हुए छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, राइट, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है इसे साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट खंडवा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट, ये जो है दोस्तों हमारा साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है। ओके, साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है। और वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो हमारे साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। याद होगा आपको, वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट पे दोस्तों करीब करीब 37 से 39% की जनजातीय आबादी थी, और यहां पर 23 से 25% की जनजातीय आबादी है। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात करें तो वहां 14% की जनजातीय आबादी है, और सबसे ज्यादा कम जनजातीय आबादी जो पाई जाती है वो हमारे नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। कहां से? नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट। अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर। ओके, ये जो इलाका है हमारा, ये जो नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर सबसे कम जनसंख्या, जनजातीय आबादी है। याद करिए, मैंने कल आपसे को क्या याद कराया था? भिंड, मुरैना, दतिया, राइट, भिंड, दतिया, मुरैना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये परसेंटेज वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे लीस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। Is that clear, my dear friends? तो दूसरे नंबर पर हमारा साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट, इसमें डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। अब अगला प्रश्न आप सब जरूर ये पूछेंगे, अब अगला प्रश्न आप सब जरूर ये पूछेंगे, और वो ये पूछेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप सब ये जरूर ये पूछेंगे कि अगला प्रश्न आप सब मुझसे जरूर पूछेंगे कि सर साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, यानी मध्य दक्षिणी जनजातीय क्षेत्रों में, सब उस जिले का नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी निवास करती है। राइट, टेल मी द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच हैज द मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन, percentage in terms of percentage in the south central belt. The answer is, friends, Dindori. The answer is Dindori, जहां पर 64% की, कितनी? 64% की जनजातीय आबादी निवासरत है। Is that clear? तो जरा हम चारों डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़े। ओके, इधर अगर हम वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात करें तो धार सबसे ज्यादा, अलीराजपुर में सबसे अधिक परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन है, और धार में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। इधर अनूपपुर, और वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में अनूपपुर, और साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में दोस्तों कौन सी हो गई? डिंडोरी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो डिंडोरी में 64% की जनजातीय आबादी निवास करती है, मंडला में 57.88% की जनजातीय आबादी निवास करती है, बैतूल में 42% की जनजातीय आबादी निवास करती है, और सिवनी में दोस्तों 37% की जनजातीय आबादी निवास करती है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्स कौन सी पाई जाती है? मेजर ट्राइब्स। अच्छा, इस पूरे के पूरे बेल्ट में अलग अलग प्रकार की मेजर ट्राइब्स पाई जाती है। मैं मेजर ट्राइब्स की बात कर रहा हूं। ओके, तो हमने अभी तक जो अलग अलग जोन्स देखे, चाहे वो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट हो, वहां पे मेजर ट्राइब कोल है, बाकी सब माइनर ट्राइब है। वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में भील है, नॉर्थ इलाके में जाए तो सहारिया है, लेकिन यहां पर दोस्तों हमारा जो साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है, यहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां, जिसे आप मेजर ट्राइब्स कह सकते हैं, मुख्य जनजातियां कह सकते हैं, वो निवास करती हैं। इज दैट क्लियर? निवास करती हैं। सबसे पहले जो जनजाति निवास करती है दोस्तों, गोंड जनजाति। ओके, गोंड जनजाति जो है वो इस पूरे के पूरे इलाके में निवास करती है। चलिए दोस्तों, गोंड जनजाति पर मैं थोड़ी देर बाद अलग से चर्चा करूंगा। ओके, गोंड जनजाति पर मैं थोड़ी देर बाद, पूरी गोंड पे बात नहीं होगा, पूरा गोंड तो बहुत बड़ा है, इट विल टेक 2 आवर्स कम से कम,
2.5 आवर्स गोंड पे पूरा डिस्कस करने के लिए, बट गोंड जनजाति पर थोड़ी सी एक विशिष्ट चर्चा करनी है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो गोंड जनजाति जो है दोस्तों, वो लगभग पूरे साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। लगभग पूरे साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, और इवन साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट के बियॉन्ड भी पाई जाती है। दोस्तों चलिए अभी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर गोंड जनजाति के बारे में बात करूं मैं आपसे, गोंड जनजाति के बारे में, तो हमारे यहां तो गोंड रूलर्स हुआ करते थे, गोंडवाना डायनेस्टी। हमारे यहां गोंडवाना जो है एक राज्य हुआ करता था, गोंडवाना डायनेस्टी हुआ करती थी। और आपको जहां तक याद है कि गोंड डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा जो संग्राम शाह हुआ करता था, गोंड डायनेस्टी का या गोंड वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह हुआ करता था, उसे 52 गणाधिपति की संज्ञा दी गई थी। यदि जो आपने थोड़ी बहुत एमपी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि संग्राम शाह को 52 गणाधिपति की संज्ञा दी गई थी। और 52 गणाधिपति जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद अगर हम करें तो इसे कहते हैं कॉन्करर ऑफ 52 फोर्ट्स, conqueror of 52 forts. So actually Gonds during their heydays, Gonds during their peak days were conquerors of 52 different forts, and these 52 different forts are built in at least 15-16 different districts of Madhya Pradesh. 15-16 different districts of Madhya Pradesh. हरदा तक चले आइए, होशंगाबाद तक चले आइए, आप भोपाल तक चले आइए, नरसिंहपुर तक चले आइए, दमोह तक चले आइए, वहां तक आपको गोंड राज्य और गोंड राज्य के कुछ विरासत के तौर पर कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और उदाहरण के लिए अगर मैं दमोह की बात करूं, जो कहीं मध्य प्रदेश के बीच में बनता है, मध्य प्रदेश से कहीं बीच में आता है, अगर मैं दमोह जिले के बारे में बात करूं तो दमोह जिले में दोस्तों आज भी सिंगौरगढ़ का किला है। हालांकि आज की डेट में सिंगौरगढ़ का किला काफी जर्जर अवस्था में है, ओके, काफी जर्जर अवस्था में है। और मध्य प्रदेश सरकार से ये मध्य प्रदेश सरकार ने मतलब अभी रिसेंट में लिए गए कैबिनेट निर्णय में ये एक निर्णय लिया था, एक कैबिनेट नोट पास किया था कि हम जनजातीय मॉन्यूमेंट्स को, ट्राइबल मॉन्यूमेंट्स को, जो ट्राइबल्स की एक ग्लोरीफाइड हेरिटेज को बताते हैं, उन्हें वापस रीसरेक्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे, री इनकारनेट करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बड़ी ट्रेंडिंग चर्चा में थी। तो दमोह के बारे में अगर हम बात करें तो दमोह सिंगौरगढ़ का किला जहां रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था, सिंगौरगढ़ का किला जो रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था, सिंगौरगढ़ का किला उस वक्त न्यूज में आया था जब अकबर और दुर्गावती की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर, रानी कमलापति, आप डेफिनेटली भोपाल और सीहोर जिसे आप तोतू का किला कहते हैं, गिन्नौरगढ़ का किला जिसे आप कहते हैं गिन्नौरगढ़ का किला, जैसे तोतो का किला पाया जाता है, यह सीहोर जिले में पाया जाता है। तो गोंडों का अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हिस्ट्री में ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी बात को जरा जोर देकर कह रहा हूं और आप जोर देकर इस बात को सुनना, इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिकोड एंड demystify the geographical traces of Gonds in ancient period, then you will find that when the Gond were rulers of Madhya Pradesh, they were spreaded in at least 15-16 different districts of Madhya Pradesh. And if you will study the Gond architecture of Madhya Pradesh, then you will come to know that even today, the forts built by Gond rulers is actually spreaded in at least 10 to 15 different districts of Madhya Pradesh. तो नर्मदा के इस पार भी और नर्मदा के उस पार भी गोंड रूलर्स जो है वो रूल किया करते थे। यदि आप गोंड किलों को देखें, गोंड स्थापत्य कला को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि इनका प्रभाव मध्य प्रदेश के आज भी करीब 15 से 20 जिलों में है। इन्होंने अपनी विरासत के अवशेष कम से कम 20 अलग अलग जिलों में छोड़ करके रखे हैं। अब आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? दोस्तों कहना मैं ये चाहता हूं कि प्रश्न अगर आ गया आपके सामने कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपका उत्तर होगा भील। लेकिन यदि आपके सामने प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश की उस जनजाति के बारे में बात करो, उस जनजाति का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भौगोलिक भूभाग में फैली हुई है, नेम दैट ट्राइब विच इज ज्योग्राफिकली स्प्रेडेड इन अ वास्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश।
नेम द ट्राइब विच इज द मोस्ट ज्योग्राफिकली स्प्रेडेड इन मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा गोंड। यद्यपि गोंडों की आबादी भीलों की तुलना में कम है, लेकिन भील जो है वो सिर्फ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में और वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट के 5 अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। 5 अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। लेकिन गोंडों के बारे में बात करें तो उनकी आबादी हो सकता है भीलों से कम हो, लेकिन उनका फैलाव, उनका स्प्रेड जो है वो मध्य प्रदेश के 20 जिलों में देखने को मिल जाएगा। उनके विरासत के अवशेष, उनकी संस्कृति के अवशेष आज भी हम मध्य प्रदेश के 20 जिलों में देख सकते हैं। वी कैन ट्रेस द कल्चरल हेरिटेज, द हिस्टोरिकल रेसिड्यूज ऑफ गोंड इन 20 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्या यह बात आपको स्पष्ट हुआ? क्या यह बात आपको स्पष्ट हुआ? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी आबादी भील, सबसे ज्यादा भूभाग पर फैली हुई जनजाति गोंड। इन दोनों प्रश्नों को लेकर सतर्क, और उसके पीछे के जो मैंने कारण है आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो गोंड यहां पर पाए जाते हैं, बैगा भी पाए जाते हैं। अच्छा, बैगा के बारे में दोस्तों हम बात करें तो बैगा, जैसा कि पहली सबसे ज्यादा जो प्राइमरी तथ्य, प्राथमिक तथ्य बैगा के बारे में है वो ये कि बैगा हमारे यहां एक पीवीटीजी है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। आगे आने वाले सेशंस में हम पीवीटीजीज के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न, बैगा किन इलाकों में फैली हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैगा छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, काफी संख्या में बैगा जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और दूसरा, बैगा मुख्यतः मध्य प्रदेश के 2 जिलों में पाए जाते हैं, जो कि है मंडला और डिंडोरी। इन 2 जिलों में बैगा पाए जाते हैं। लोकल उसमें ही ये लोग कन्फाइंड है। तो डिंडोरी और मंडला, ध्यान रखिएगा, यहीं पर जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। अच्छा, बैगा जनजाति के बारे में कुछ और तथ्य, हालांकि बैगा के बारे में एक विस्तृत चर्चा बैगा की ट्राइब्स को जब अलग से पढ़ेंगे तब करेंगे, बट अभी अगर बैगा के बारे में कुछ प्राथमिक स्तर पर हम कुछ फैक्ट्स को एक्सकवेट करने की कोशिश करें तो बैगा जनजाति वह जनजाति है जो आज भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के लिए, जिसे आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा इनफेमस है। फेमस नहीं, इनफेमस है। वो आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हल नहीं चला सकते, क्योंकि वो धरती को अपनी मां मानते हैं। तो किसी भी धारदार वस्तु से, जो कि हल होता है, हल में डेफिनेटली एक लोहा नहीं होता है और एक बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से धरती को मतलब लैंड में थोड़ा सा ड्रिल किया जाता है, तो वो मानते हैं धरती को, बैगा जो है दोस्तों धरती माता को अपनी मां मानते हैं। उनको लगता है कि किसी भी धारदार वस्तु जैसे कि हल, उससे वो अपनी मां के सीने पर नहीं चला सकते। इसकी वजह से वो जंगल जला देते हैं और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर रहे हैं। तो काफी शासन प्रशासन ने बैगाओं के साथ डील किया, उसके बारे में खैर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो बैगा जनजाति वह जनजाति है। दोस्तों, बैगा जनजाति के बारे में कुछ किताबें यह भी कहती हैं कि प्रारंभ में यह गोंड जनजाति की ही एक उप जनजाति हुआ करती थी। प्रारंभ में गोंड जनजाति की ही एक उप जनजाति हुआ करती थी। दोस्तों, जब हम कला और संस्कृति, ट्राइबल कला और संस्कृति, जनजातीय कला और संस्कृति पढ़ेंगे तो हम इस चीज को बड़े अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि गोंडों की संस्कृति और बैगाओं की संस्कृति में काफी ज्यादा समानता है। देयर इज लॉट ऑफ convergence in the cultural system, cultural mechanism, cultural aspects of Gond as well as Bhil. So because of this similitude, because of this similarity in the cultural aspect of Gond and Bhil, we can decode, several anthropologists and several scholars, several historians have decoded that Bagas are actually a subgroup of Gond. और कुछ लोग यहां तक, कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि जब गोंडवाना रूलर हुआ करते थे, गोंडवाना राज्य हुआ करता था, उस जमाने में बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति गोंडों के यहां पुजारी का काम किया करती थी। ओके, ये कुछ किताबों में ऐसा पढ़ने को मिलता है। खैर, लेकिन आज की डेट में बैगा एक सेपरेट ट्राइबल ग्रुप है, एक सेपरेट ट्राइबल ग्रुप है। सिर्फ कला और संस्कृति में समानता की वजह से हमने ये एक निष्कर्ष निकाला है कि इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं गोंडों से ही हुआ है। ओके, तो गोंड बहुत ज्यादा भारी इलाकों में पाए जाते हैं, करीब करीब 20-22 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। और बैगा के बारे में बात करें तो बैगा सिर्फ 2, मंडला और डिंडोरी में पाए जाते हैं। तीसरे के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो तीसरा है हमारा कोरकू।
ओके, तीसरा है हमारा कोरकू। अच्छा, कोरकुओं के बारे में दोस्तों एक अलग से चर्चा तो होगी, बट कोरकुओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह आता है कि उस जनजाति के बारे में बताएं जो सतपुड़ा माउंटेन्स को अपना घर मानती है। वह जनजाति जो सतपुड़ा पर्वत को अपना घर मानती है, तो आंसर है कोरकू। कोरकू जो है वो सतपुड़ा माउंटेन्स को अपना घर मानते हैं। यानी अगर आप कोरकुओं के बारे में पूछने की कोशिश करें कि सर कोरकू किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा पहाड़ की कोई सीमा नहीं होती, नदी की कोई सीमा नहीं होती। कोरकू पूरे सतपुड़ा माउंटेन्स को अपना घर मानते हैं। तो जहां जहां तक सतपुड़ा माउंटेन्स गए हैं, बड़वानी तक, वहां तक आप कोरकुओं को देख सकते हैं। खंडवा में पाए जाते हैं, हरदा में पाए जाते हैं, बैतूल में पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत बड़वानी में भी देखे गए हैं। सतपुड़ा माउंटेन्स के अलॉन्ग ही कोरकू रहते हैं। आप कोई एक विशेष डिस्ट्रिक्ट कोरकुओं के बारे में नहीं पता लगा पाएंगे जहां पर ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। हालांकि अगर हम फिर भी बात करें तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कोरकू मुख्यतः निवास करते हैं, बट आप बोल देंगे टॉप कहां पर है, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गोंड, बैगा, कोरकू और चौथा है दोस्तों भारिया। इसके बारे में पता है कि ये कहां निवास करता है। छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी एक जगह है पातालकोट। छिंदवाड़ा, जैसा कि आप सब जानते हैं, छिंदवाड़ा में भी एक जगह है पातालकोट, वहीं पर ये भारिया जो है वो निवास करते हैं। और ये भारिया ट्राइब्स जो है ये भी हमारे पीवीटीजीज में यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भारिया शामिल है। तो गोंड के बारे में चर्चा हो गई, भारिया, सहारिया और बैगा 3 हमारे पीवीटीजीज में है, जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है कि एक्चुअली में एक ट्राइबल ग्रुप है परधान, जो यहीं पर कहीं आपके साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाया जाता है। यानी दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्रों में ये जो परधान ट्राइब है ये पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, परधान ट्राइब जो है, परधान ट्राइब ये गोंडों की ही एक उपशाखा है। गोंडों की ही उपशाखा या गोंडों की ही एक उपजाति या सब ट्राइब है परधान। लगभग 100% किताबें इस चीज पर सहमत हैं कि परधान जो है वो गोंडों की एक सब ट्राइब है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश की उस जनजाति के बारे में बताइए जिसे आप मोस्ट लिटरेट ट्राइब कह सकते हैं, द मोस्ट लिटरेट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश, तो आंसर होगा परधान। परधान जो कि शैक्षणिक रूप से काफी उत्कृष्टता हासिल कर चुके हैं, काफी ज्यादा लिटरेसी रेट हाई है इनके यहां, तो इन्होंने गोंडों की वो एज ओल्ड एंटी डाल्यूवियन या आर्किक सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस को ड्रॉप करके अपने लिए एक नई सोशल आइडेंटिटी कार्व आउट कर ली है, यानी अपनी एक नई सामाजिक पहचान बना ली है। इसकी वजह से ये क्लेम करते हैं कि एक अलग सोशल ग्रुप है, लेकिन कोई भी किताब, कोई भी लिटरेचर जो है इन्हें एक अलग सोशल ग्रुप मानने को, कम से कम हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन्हें एटलीस्ट एक अलग सोशल ग्रुप मानने की भूल ना करें। ये गोंडों की ही एक उप जनजाति है या फिर सब ट्राइब है। बट हां, अगर आप प्रधान से लोगों से मिलेंगे तो डेफिनेटली दिस कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ देयर लिटरेरी एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ देयर एडवांसमेंट इन एजुकेशन एंड लिटरेसी, ओके, दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ सेपरेट ट्राइबल ग्रुप। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अच्छा, तो यहां देखिए, प्रधान मोस्ट लिटरेट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश, और यह भी साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में पाया जाता है। साउथ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में डिंडोरी, मंडला, सिवनी वाला जो इलाका है, यहां पर यह ट्राइबल ग्रुप जो है दोस्तों पाया जाता है। ओके, तो हमने लगभग चारों ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में चर्चा की। आइए हम लोग अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी आखिरी स्लाइड क्या कहती है? जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आपकी स्क्रीन पर एक बात लिखी हुई है, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन वह केवल 5 से 6 जिलों में पाई जाती है। गोंड मध्य प्रदेश के लगभग 20 से 22 जिलों में पाए जाते हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रीय रूप से फैले हुए जनजातीय समूह हैं। इज दैट क्लियर? ये बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कह दी। ओके, तो आइए एक बार हम इस मैप पर दोस्तों ध्यान दें। तो अब एक बार फिर से हो गई, कोल जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है? तो कोल जनजाति सीधी में पाई जाती है। अभी हम सब ट्राइब्स की बात नहीं करेंगे। उसके बाद भारिया जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है? भारिया जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। बैगा जनजाति कहां पाई जाती है? बैगा जनजाति मंडला और डिंडोरी के इलाके में पाई जाती है। कोरकू जनजाति कहां पाई जाती है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने बोला, कोरकू जो है सतपुड़ा माउंटेन्स को, सतपुड़ा
पर्वत को अपना घर मानते हैं तो वो खंडवा, बैतूल और जहां जहां तक सतपुड़ा श्रेणी का, सतपुड़ा माउंटेन्स का जो एक विस्तार है वहां है, तो उन सारे जिलों में आप कोरकू जनजाति को देख सकते हैं, बड़वानी तक। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, इसके बाद दोस्तों हमने गोंड जनजाति के बारे में बात की। अभी ढेर सारी बातें गोंड जनजाति के बारे में हुई तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसके अलावा भील जनजाति के बारे में बात हुई। भीलों की उपजातियां भी हैं, आप देख सकते हैं, पटेलिया, बरेला, बिलाला, उजला, तड़वी, रथियास, जिन पर एक विस्तृत चर्चा आने वाले लेक्चर्स में होगी। ये सारी जनजातियां हमारे पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र यानी वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद हमने सहारिया जनजाति के बारे में बात की दोस्तों। सहारिया जो कि मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति है, वो श्योपुर, शिवपुरी वाले इलाके में पाई जाती है और सबसे ज्यादा ये श्योपुर में ही पाए जाते हैं हमारे नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट में। इसके अलावा दोस्तों हमने पनिका ट्राइब्स के बारे में बात की थी। पनिका ट्राइब्स जो कबीर को अपना वंशज मानते हैं, जो वीविंग कम्युनिटी से आते हैं, ओके, बुनकरों के समुदाय, राइट, बुनकर का काम, बुनकर समुदाय से आते हैं, वो सीधी जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा पाओ ट्राइब्स के बारे में हमने बात की। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाओ ट्राइब्स हमारी पाई जाती हैं। उसके बाद हमने खैरवार जनजाति के बारे में बात की। खैरवार जनजाति दोस्तों ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट और नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट दोनों जगहों पर पाई गई है, लेकिन मुख्यतः ज्यादा पॉपुलेशन वाइज ज्यादा ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई गई है दोस्तों। इसके बाद हमने बात किया दोस्तों कि वह कौन सी जनजाति है जो कौरवों को अपना वंशज मानती है, कौरवों को अपना एंसेस्टर मानती है। तो आपने देखा कंवार जनजाति, ओके, कंवार जनजाति जो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है, सीधी रीवा उमरिया वाले बेल्ट में, ये कौरवों को अपना वंशज मानती है, ये ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में पाई जाती है। तो दोस्तों इन सभी जनजातियों के बारे में हमने बात की, इन सभी जनजातियों के बारे में हमने बात की और आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आप सब 4 घंटे से हमें झेल रहे हैं, तो भौगोलिक विस्तार की दोस्तों समाप्ति होती है, भौगोलिक जनजातियों के भौगोलिक विस्तार पर समाप्ति होती है। वी विल हैव अ वेरी क्विक रिवीजन इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल हैव अ वेरी क्विक रिवीजन इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द फर्स्ट 2 क्लासेस, अबाउट द फैक्ट्स ऑफ फर्स्ट 2 क्लासेस। सो प्लीज रिवाइज द होल लेक्चर, प्लीज रिवाइज द होल लेक्चर, प्लीज रिवाइज द होल सेशन, ओके। ध्यान रखिएगा, अभी तो आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपने सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपके सामने आएंगे और उसे मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। उसका सिर्फ एक ही निराकरण है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन करें। जितनी बार आप इसे रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों हमारा एग्जाम जो है वो खिसक गया है और ये यूनिट, इस यूनिट को लेकर बहुत ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मार्केट में है। हम आपको प्रयास केएसजी आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता है कि इस नए सिलेबस में इंक्लूडिंग ट्राइब्स और जो भी चीजें नई ऐड हुई हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से आप सब बचें। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपको इतना सा भी दिक्कत क्वालिटी कंटेंट में आपकी प्रिपरेशंस को ज्यादा कॉन्क्रीट और रिजोल्यूट बनाने में हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है अपने क्वालिटी कंटेंट को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक ले जाना, ताकि हम अपनी गुणवत्ता का लोहा लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मना सके और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में ऊंचे और नए मानदंड स्थापित कर सके। दोस्तों एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। देखिए, आपके द्वारा प्रेस किया गया एक लाइक बटन, आपके द्वारा प्रेस किया गया एक लाइक बटन, हम 2-2 घंटे तक चिल्लाते रहते हैं और आप लाइक बटन पर प्रेस नहीं करते, तो आपके द्वारा प्रेस किया गया एक लाइक बटन हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है और हम और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज डोंट शाय टू प्रेस लाइक बटन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज ठोक के लाइक दबाइए ताकि आवाज प्रयास केएसजी तक आए, ओके। ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं सेम टाइम, प्राइम टाइम। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।